हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजिनेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और पिछले वीडियो में हमने कुछ टीचिंग्स के क्वेश्चंस करवाए थे जो यूनिट 7 के थे। यूनिट 7 चल रही है। यूनिट 7 का हम लोग पार्ट ए कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कल वीडियो में जो आपको कुछ टीचिंग्स के प्रतिमान बताए थे, टीचिंग स्तर बताए थे, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं हमने उनको करवाया था। आज हम बात करते हैं, इसके पहले हमने आपको पेडागोजी पढ़ाई थी, ठीक है। पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी पढ़ाई थी जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, ठीक है। यूनिट 7 का पार्ट ए चल रहा है। आज हमको पढ़ना है प्रौढ़ शिक्षा यानी एंड्रागोजी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा और इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रागोजी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षण शास्त्र, इसको बोलते हैं पेडागोजी और इसको एंड्रागोजी, ठीक है। तो पेडागोजी में हमने बताया था, पेडागोजी क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था किस तरीके से हम करते हैं, कैसे हम बच्चों को पढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं, क्या क्या उनकी पाठ्य वस्तु होती है, कौन कौन सी क्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेस क्या होती है जिससे बच्चे का जो अधिगम हो वो अच्छा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, बच्चों की शिक्षा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन मतलब कि प्रौढ़ व्यक्तियों की, एक वयस्क व्यक्तियों की शिक्षा, ठीक है। केवल इतना ही डिफरेंट है दोनों में। यहाँ पर हम जो बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं कि बच्चों को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसमें हमने उसके स्तर भी बताए, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, और यहाँ पर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो हम ये पार्ट इसका कवर कर चुके हैं और आज हमको एंड्रागोजी ये कवर करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट हमने इसलिए इसमें बता दिया कि आपको एंड्रागोजी और पेडागोजी में कोई कंफ्यूजन ना लगे। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बच्चे को पढ़ाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक वयस्क को पढ़ाने में हमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वयस्क व्यक्ति को हम सब तरीके से समझा सकते हैं, वो खुद समझदार होता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और अलग अलग टाइप से हम उसको मार कर, डांट कर, सब तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन एक एडल्ट एजुकेशन में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जो बच्चा होता है, जो वयस्क होता है, वो स्वयं ही पढ़ने के लिए जागृत होता है, वो स्वयं ही मोटिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो एडल्ट की, वयस्क की बात करते हैं, और यहाँ पर हम जो बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान आखिर होता क्या है। जो आपका मेन पॉइंट है वो यही है कि शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान का क्या मतलब होता है कि हम बच्चों को किस तरीके से तकनीकी के माध्यम से वयस्क को, ठीक है। अब पेडागोजी को आप भूल जाइए कि पेडागोजी पढ़ रहे थे, अब केवल एंड्रागोजी को ही पढ़ना है कि किस तरीके से तकनीकों के माध्यम से, किस कला के माध्यम से हम वयस्क लोगों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर वयस्क लोगों में वो लोग आ जाएंगे जो लोग एजुकेशन नहीं पा पाए हैं किसी कारणवश। जब बच्चों जो बचपन में उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई है, तो वो बाद में उसको एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, उनको अवसर मिल सके पढ़ाई का, ठीक है। तो वहाँ पर हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं, वयस्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। जैसे आपने पढ़ा होगा रात्रि पाठशालाएँ भी चलाई जाती थी, तो ये प्रौढ़ शिक्षा के ही अंतर्गत आ जाएगा। स्त्रियों के लिए रात्रि पाठशालाएँ, मतलब जो स्त्रियां दिन में बिजी रहती हैं, ठीक है, दिन भर वो घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहती हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहती हैं, उनका खुद का मन है पढ़ाई करने का। तो वहाँ पर एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, रात्रि मतलब कि रात्रि पाठशालाएं चलाकर उनको शिक्षा दी जाती थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अवसर खो चुके हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है, अब उनके पास टाइम नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन में जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, उनकी शिक्षा आ जाती है।
ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा को हम एक इस कोटेशन से समझ सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान प्रौढ़ों की शिक्षा को समझने की तथा सहायता करने की कला तथा विज्ञान है। मतलब यहाँ पर वयस्क लोगों को हम हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था एंड्रागोजी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है एंड्रागोजी, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मैन लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि एक वयस्क को आगे बढ़ाना, एक वयस्क व्यक्ति को आगे बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ना। और एंड जो हमने पेडागोजी बताया था आपको, उसमें भी बताया था कि एक बच्चे का आगे बढ़ना। ठीक है, उसका जो अर्थ होता है चाइल्ड लीडिंग। ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे के आगे बढ़ने की, और यहाँ पर हम बात करते हैं एक वयस्क व्यक्ति के आगे बढ़ने की। ठीक है, तो ये कोटेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान प्रौढ़ों की शिक्षा को समझने तथा सहायता करने की कला तथा विज्ञान है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो वयस्क, जो एक हम चाइल्ड व्यक्ति के लिए यूज करते थे और एक प्रौढ़ व्यक्ति को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ मान्यताएं दी गई हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले जो होगा कि हमें जो बच्चे को होगा कि हमको जो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको शिक्षा प्राप्त करने की उनकी स्वयं की चाह नहीं होती है। उनके ऊपर हमारा प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, हम उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा प्राप्त करने की चाह है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने की चाह। पहला जो होता है कि जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, जो एक व्यक्ति होता है, उसमें एजुकेशन पाने की उसकी स्वयं की इच्छा होती है। यहाँ पर हम किसी बच्चों की तरह उनको ज़बरदस्ती एजुकेशन नहीं देते हैं, वो स्वयं अपनी मर्जी से एजुकेशन को देते हैं। ठीक है, तो एक ये मेन पॉइंट होगा, जो कुछ मान्यताएं हैं एक वयस्क व्यक्ति को एजुकेशन देने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति को खुद नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो खुद सीखता है। उसमें सीखने की जो प्रेरणा होती है वो उसकी आंतरिक होती है, वो अपने स्वयं के द्वारा, स्व के द्वारा सीखता है। ठीक है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि उसकी नीड, आवश्यकता, सीखने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो दूसरा, हम व्यक्ति को जैसे एक बच्चे को पढ़ाते हैं, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, गणित विज्ञान सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक वयस्क को ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। जो उस एडल्ट व्यक्ति की जो आवश्यकता होगी, जो नीड होगी, वो वही सीखेगा। मान लीजिए आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग एडल्ट एजुकेशन में ही आ जाते हैं। अब हमको कोई क्लास में जाके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हम नहीं पढ़ेंगे। हमको खुद पता है हमको किस कोचिंग में जाना है, हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो हमारी आवश्यकता होगी, जो हमारे आगे जीवन में हमारे उद्देश्य को पूरा करे, ठीक है, उसी को हम अपनी एजुकेशन में शामिल करेंगे। अब हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे हमारा नेट क्वालिफाई करने में सहायता करेगी। नेट क्वालिफाई करना है हमको उससे, और अगले आगे उससे पीएचडी करना है, या मान लीजिए उससे हमको जॉब पानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो एक आगे का सोच के, ठीक है, जो हमारी नीड होगी, जो हमारी आवश्यकता होगी, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद करके सीखना। जैसे बच्चों को भी हम क्रियाओं के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है, बच्चे भी क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। हम उनको आकर्षक क्रियाएं कराते हैं जिससे बच्चे सीख सकें। लेकिन यहाँ पर जब एक एडल्ट व्यक्ति क्रिया करके सीखता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो कैसा हो जाता है। ठीक है, तो जब एक वयस्क व्यक्ति क्रिया करके सीखता है तो वो एक इंटरेस्ट के साथ सीखता है, और जो भी वो काम करता है, जो भी वो काम करके सीखता है ना, तो वो जो काम होता है वो जीवन में वो कभी भी नहीं भूलता है। एक इंटरेस्ट के साथ काम करता है तो वो उसको लिए उपयोगी होती है। लेकिन जब हम बच्चों को क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है भले, लेकिन क्योंकि हम उन पर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक एडल्ट व्यक्ति सीखता है तो उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, फिर वो जो काम करता है वो पूरी दिलचस्पी के साथ करता है, पूरा मन के साथ करता है, और फिर उस काम को वो अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, दोबारा वो कभी नहीं भूलता है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या होगा इसका? अगला होगा समस्या समाधान। समस्या समाधान के लिए सीखना।
मतलब कि प्रौढ़ व्यक्ति, वयस्क लोग जो एजुकेशन चाहते हैं वो केवल ज्ञान के लिए नहीं चाहते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हमने किताबी भाषा का ज्ञान, वो नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं उस ज्ञान से हमारे जीवन में जो समस्याएं आएंगी उनका हम समाधान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये उनका स्वयं का चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मान्यताएं होती हैं, लेकिन बच्चे के अंदर जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है और जो छात्र होता है, दोनों की भागीदारी बराबरी की होती है, ठीक है। दोनों की भागीदारी, मतलब कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है वो ये नहीं चाहता है कि टीचर हमको बताए हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इतना उसको स्वयं पता होता है, केवल वो इतना चाहता है कि टीचर उसका मार्गदर्शन करे और उसकी जो समस्याएं हैं जो वो सीख रहा है उनको वो अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकता है उस ज्ञान से। तो यहाँ पर शिक्षक की और जो व्यक्ति की बराबरी जो होती है, दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। टाइम टेबल जो होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है कि किस टाइम व्यक्ति सीख सकता है। और यदि माध्यम की बात की जाए कि किस तरीके से सीख सकता है, तो यहाँ पर हम विजुअल के माध्यम से भी सीख सकते हैं, ठीक है, क्रियाओं के माध्यम से भी सीख सकते हैं, और स्वयं स्व के माध्यम से तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि जब तक वयस्क व्यक्ति की यहाँ पे स्वयं स्व प्रोत्साहित करता है, स्वयं सेल्फ एजुकेशन चाहता है, वो जब उसकी स्वयं की इच्छा होती है तभी वो सीखता है, ठीक है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं इसकी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन क्या होता है। तो मालकॉम नोल्स थे जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत दिया। अब हम उसकी बात करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत, जो कि मालकॉम नोल्स ने दिया था, 1980 में दिया था। इन्होंने इसको पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र से बिल्कुल अलग माना है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत मालकॉम नोल्स ने दिया था। इन्होंने इसमें 4 अवधारणाओं को माना है, ठीक है, लेकिन जो इसकी 5वीं अवधारणा है ये बाद में जोड़ दी गई। इन्होंने केवल इन 4 अवधारणाओं को माना है, इनके बारे में भी हम बात करते हैं, और 5वीं अवधारणा इसमें बाद में जोड़ दी गई, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? सबसे पहले इन्होंने स्वप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाता है और उसको हमको वो स्वनिर्देशित होता जाता है, ठीक है। उसको हमको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको गाइडेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बालक को स्वयं पता होता है कि उसको क्या करना है, लेकिन एक बच्चे को हमें गाइडेंस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एडल्ट में बच्चा स्वनिर्देशित होता है, और जब वो स्वनिर्देशित होकर कार्य करता है तो वो कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। इसके बाद समृद्ध अनुभव, एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस। तो इसमें इन्होंने कहा कि जब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो लाइफ में जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। पहले उसने कोई गलती की तो उसको एक्सपीरियंस हो गया, आगे चल के उस बात को वो नहीं दोहराता है, क्योंकि लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास कोई सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, हमने उनको पढ़ा दिया। लेकिन अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे पढ़ते हैं चीज़ों को, आपके पास जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो होते जा रहे हैं। आपको खुद पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो जो उसके पास जो उसके सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। इसके बाद तत्परता। तो यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन में व्यक्ति सीखने के लिए स्वयं से तत्पर रहता है, ठीक है, उसको कोई मोटिवेट नहीं किया जाता। और जब व्यक्ति तत्परता के साथ, लगन के साथ कोई काम करता है तो हमेशा वो बहुत ही अच्छा करेगा। लेकिन एक बच्चे में ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर हमको उसको काम कराने के लिए बहुत सारी बाह्य क्रियाएँ भी करानी पड़ती हैं, बाह्य चीज़ों का लोभन भी देना पड़ता है कि हम आपको चॉकलेट देंगे, आप ऐसा करिए, कई सारी चीज़ें, कुछ आकर्षक बनाना पड़ता है पढ़ाई को। लेकिन यहाँ पर बच्चे के मन में स्वयं से लगन होती है, स्वयं वो पढ़ने के लिए कैसा होता है, तत्पर होता है, ठीक है। क्योंकि वैसे वैसे इसके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। जैसे व्यक्ति मान लीजिए बड़ा होता जाता है तो पहले व्यक्ति सीखता था किसी दूसरी चीज़ के लिए, ठीक है, उसकी पढ़ाई के लिए सीखता था व्यक्ति।
ठीक है। पहले ज्ञान के लिए, पढ़ाई के लिए सीखता था, लेकिन अब जो वो सीखता है वो समस्या समाधान के लिए सीखता है, जो आपकी आ जाएगी सीखने की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ। पहले हमारे पढ़ाई के उद्देश्य अलग थे, पहले हमारे सीखने का उद्देश्य अलग था। पहले हमको मालूम था कि हमको केवल BA करना है बस, तो हमने उस हिसाब से पढ़ लिया। लेकिन अब हमको मालूम है हमको नेट करना है, PhD करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो हमारे उद्देश्य अलग हो गए। पहले हमने सारी चीज़ों को पढ़ा, लेकिन अब हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते, केवल एक एजुकेशन सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक है। सीखने की अभिप्रेरणा, यानी सीखने के लिए यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नॉलेज कहते हैं कि यहाँ पर हमें सीखने की सीखने के लिए मोटिवेशन बच्चे को नहीं देना पड़ता है। पहले हम कह देते थे बच्चों से होमवर्क कर लीजिए, हम आपको 4 चॉकलेट देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी मोटिवेट की ज़रूरत नहीं होती। जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, वो स्वयं से मोटिवेट होता है, स्वयं अभिप्रेरित होता है पढ़ाई के लिए। ठीक है। यहाँ पर उसको किसी भी बाह्य तरीके से हमको अभिप्रेरणा नहीं देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई। तो ये प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत मालकॉल्म जी ने दिया, और एक और सिद्धांत इन्होंने दिया स्वनिर्देशित अधिगम की सक्षमता। ठीक है। स्वनिर्देशित अधिगम की सक्षमता की इन्होंने बात की। ये भी मालकॉल्म नोल्ज ने ही की। इन्होंने कहा कि स्वनिर्देशित व्यक्ति ज़्यादा बेटर कर सकता है एक गाइडेंस व्यक्ति की अपेक्षा। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमें ज़रूरी नहीं होता है कि अध्यापक गाइडेंस करे, अध्यापक हमको बताए कि हमको क्या करना है, अध्यापक हमको पाठ्यचर्या ला के दे, पाठ्य वस्तु ला के दे, टाइम टेबल बनाए कि आपको किस टाइम क्या करना है। यहाँ पर व्यक्ति स्वयं से सब कुछ कर सकता है। जब वो स्वयं से करेगा तो वो ज़्यादा बेटर करेगा। तो उसी को इन्होंने स्वनिर्देशित अधिगम सक्षमता कहा है, और ये भी मालकॉल्म नोल्ज ने कहा है प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम इसके एक जो स्वनिर्देशित मॉडल भी है, शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल। ठीक है। इसको इंग्लिश में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है। जब व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए तत्पर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी पर्यवेक्षक की, किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। उसके व्यवहार को अनुशासित करने के लिए, उसको सही गलत बताने के लिए, जब वो स्वयं सीखने के लिए तत्पर होता है तो व्यक्ति स्वयं सारी क्रियाएं करता है, और जो ज्ञान होता है वो उसके जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है। तो इसको हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति सीखता है वो अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग सीखता है, और अपनी नीड्स, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग कि जीवन में जो उसकी समस्या समाधान कैसे करेगा, जीवन में जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो कैसे डील करेगा। तो व्यक्ति यहाँ पे स्वनिर्देशित होता है। ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है। यहाँ पे कोई भी उसको डायरेक्शन नहीं दे रहा है, कोई भी उसको गाइडेंस नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सेल्फ डायरेक्शन के इन्होंने 3 कारण बताए हैं। कितने कारण बताए हैं? 3 कारण बताए हैं। पहली चीज इन्होंने कहा है, ये जो बात की थी मालकॉल्म नोल्ज ने ही की थी। ठीक है। इतना याद रखिएगा। ठीक है। 3 कारण बताए। सबसे पहला इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सेल्फ डायरेक्शन से सीखते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सीखने में रुचि दिखाते हैं, तत्पर रहते हैं, वो अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बेटर सीखते हैं। उनकी अपेक्षा जो लोग टीचर पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ये इनको खुद पता रहता है हमको क्या करना है, उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो टीचर पर डिपेंड होंगे, टीचर हमको पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे। तो ये लोग जो स्वनिर्देशित लर्निंग होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, ये इस चीज़ पर जोर नहीं देती है। वो कहती है कि अगर हम टीचर पर डिपेंड रहेंगे तो हम कम सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड काम नहीं करेगा। हम टीचर के लिए बैठेंगे, टीचर आके क्लास लेगा, हमको बताएगा क्या करना है, हम उतना ही कर लेंगे। लेकिन स्वनिर्देशित लर्निंग में क्या है, हम यहाँ पर ज़्यादा बेटर सीख लेंगे। हम जब खुद दिमाग लगाएंगे, खुद पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ लिया और हमको क्या पढ़ने की आवश्यकता है। तो पहले इन्होंने इसकी बात की। दूसरी इन्होंने बात की कि हमारे जो जीवन में जो प्रॉब्लम होंगी, जो हमारी आवश्यकताएं होंगी, उनके अकॉर्डिंग जब हम सीखेंगे तो हमको पर्सनल अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको हम अच्छे से वहन करेंगे, उनको हम अच्छे से जिम्मेदारियों को निपटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको स्वयं को पता होंगी। टीचर हमको केवल सब बच्चों के हिसाब से पढ़ा देगा, ठीक है, मैं आई हूँ, मैं सबको पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक जो बच्चा पढ़ रहा है
हो सकता हो उसको ये चीज़ आती हो, तो वो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग स्वनिर्देशित होगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती कोई रूल फॉलो नहीं कराए जाएंगे। वो स्वनिर्देशित होता है, स्वयं हर चीज़ के लिए तत्पर होता है, तो वो औरों की अपेक्षा ज़्यादा बेटर कर सकता है। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि स्वनिर्देशित लर्निंग के अंतर्गत इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत एक ये नई पहल है स्वनिर्देशित लर्निंग। ठीक है। तो बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिससे जब वो करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल करेंगे और बेटर करेंगे, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो इसके बाद आएगा आपका डायनेमिक मॉडल आएगा। ठीक है। इसी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी इसी को लेके आगे आएगा, वो भी स्वगत्यात्मक मॉडल है। उसमें भी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात की गई है कि बच्चा कैसे स्वयं अपना प्रबंधन बनाता है, स्वयं अपना सिलेबस की हम एक टाइम टेबल बनाता है, वो किन किन लोगों से हेल्प लेता है, वो उसकी स्वयं की इच्छा होती है। तो आगे हम उसमें बात करेंगे। वो टीचर से पूछने जाता है, वो स्वयं उसकी इच्छा है, जो चीज़ उसको नहीं आ रही है वो पूछ सकता है। ठीक है। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा टीचर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि टीचर हमको आगे पढ़ाए फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसका वेट वो नहीं करता है और वो स्वयं मॉनिटराइज रहता है। क्यों दूसरा उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप किस तरीके से पढ़िए, कि आप शांत रहिए, आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए। वो स्वयं ही सारी चीज़ें करता है और आचार संहिता का भी पालन करता है, पढ़ाई को लेके टाइम टेबल को फॉलो करता है। तो वो स्वयं कैसे प्रबंध करता है, तो आगे हम एक मॉडल पढ़ेंगे, उसमें इन सारी चीज़ों की बात की गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल। ठीक है। यह एक जो मॉडल है गतिशील मॉडल है, इंग्लिश में द डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी, की लर्नर जो होता है स्वयं से किस तरीके से सीखता है। ठीक है। लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो स्वायत्तता एक नया वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है हम आपको बता दें। स्वायत्तता का मतलब होता है कि शिक्षार्थी कि जो सीखने की क्रियाएं होती हैं, जो उसकी गतिविधियां होती हैं, उस पर उसका स्वयं का पूरा कंट्रोल हो, कोई दूसरा यानी कि टीचर उसके ऊपर कंट्रोल ना रखे, वो किसी दूसरे के अंडर में ना रहे। क्योंकि मतलब उसको किसी का डर ना हो, डर के नहीं कि टीचर मारेगा तो हमको होमवर्क करना है। ठीक है। टीचर डांटेगा तो हमको ऐसा करना है, मैम ने ऐसा बोला था तो हमको करना है, मतलब वो किसी दूसरे के अंडर में ना हो, उस व्यक्ति पर किसी दूसरे का नियंत्रण ना हो, स्वयं उसका अपनी गतिविधियों पर, अपनी क्रियाओं पर, अपने जो उसको काम करने हैं उन पर उसका स्वयं का नियंत्रण हो, यही इसका मतलब स्वायत्तता। ठीक है। तो शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल, यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करते हैं कि जो व्यक्ति जो भी काम करता है वो स्वयं करता है। ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये भी आपका गतिशील मॉडल है और इसमें भी हम स्वयं से चीज़ों को करते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो इसके इन्होंने 4 अवयव बताए हैं कि जो 4 चीज़ें होती मेन होती हैं। सबसे पहला बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक अवयव, दूसरा भावात्मक अवयव, तीसरा क्रियात्मक अवयव और चौथा सामाजिक अवयव। तो संज्ञानात्मक अवयव में क्या आ जाएगा कि मान लीजिए जो शिक्षार्थी की स्वयं की भावनाएं होती हैं। ठीक है। उसका ज्ञान होता है, उसका नॉलेज, कि वो ज्ञान उसको कितना ज्ञान है, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं। संज्ञानात्मक अवयव आपको जानते होंगे कि संज्ञान की मतलब उसकी जो फीलिंग्स से, भावनाओं से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उसको विश्वास होना चाहिए। ठीक है। जागरूकता होनी चाहिए उसके अंदर पढ़ाई की, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। क्योंकि एक ऑटोनॉमी मॉडल है, बच्चा स्वयं से सारी चीज़ें करेगा, तो उसके अंतर्गत उसके अंदर संज्ञानात्मक अवयव के अंदर जो आगे मॉडल बनेगा उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे तभी पूरे मॉडल को समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद भावनात्मक मॉडल के अंतर्गत क्या आ जाएगा। ठीक है। भावनात्मक मॉडल में क्या आ जाएगा, भावना यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है। यहाँ पर ज्ञान, विश्वास, जागरूकता लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर भावनाओं में मतलब अभिप्रेरणा आ जाएगा, उसका मोटिवेशन। ठीक है। कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करता है, भावनाएं आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि बच्चा जो बालक होगा वो स्वयं अपने ऊपर उसका कंट्रोल होगा, किस तरीके से वो सीखेगा, किस तरीके से अपने मोटिवेट करेगा और क्या उसकी स्वयं की इच्छाएं होंगी। ठीक है। क्रियात्मक मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा कि कौन कौन सी वो क्रियाएं करेगा, कौन कौन सी कौशलों को सीखेगा, कौन कौन से उसके जो व्यवहार होंगे। ठीक है। तो
उसकी जो क्रियाएं होंगी, जो भी वो पढ़ाई के समय करेगा, उसको पढ़ना है, कोई क्विज लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है, मतलब वो अपने एक पढ़ाई में कौन कौन सी क्रियाओं को करेगा। तो यहाँ पर उसकी सारी क्रियात्मक क्रियाएं आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर उसका मूल्यांकन भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न उत्तर लगाएगा, जो चीज़ें राइट करेगा, जिन चीज़ों के मान लीजिए नोट्स बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद इसके सामाजिक अवयव, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसके अंतर्गत वही आ जाएंगे जो आपके शिक्षार्थी तो है ही, ठीक है, अध्यापक हो गया, जो उसके ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जो उसके साथी हैं, ठीक है, साथी समूह हो गया, ठीक है। बाकी उसके पेरेंट्स भी हो जाएंगे इसमें, ठीक है, उसके माता पिता हो जाएंगे, जो उसके अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सारी चीज़ें इसके अवयव के तौर पे आ जाएंगे। तो बच्चा जब स्वयं से सीखेगा तो उसको कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। अब उसको क्रियाओं के अंतर्गत क्या करना है, क्या उसको पहले वो क्या करेगा, ये सारी डिसीजन उसके स्वयं की होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। संज्ञानात्मक अवयव क्या होंगे, भावनाओं में क्या हो जाएगा, क्रियात्मक में क्या आ जाएगा, और सामाजिक अवयव का हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में कि मॉडल किस तरीके से बनेगा, ठीक है। जो डायनामिक मॉडल है वो किस तरीके से बनेगा, उसको हम बना लेते हैं पहले, फिर आपको समझा देंगे, ठीक है। ये मॉडल हमने आपके सामने बनाया है, इस तरीके से होता। इस मॉडल का जो उद्देश्य है वो है मैनेजिंग माई ओन सेल्फ, ठीक है। मतलब कि हम स्वयं से कैसे सीखते हैं, ठीक है, स्वयं से कैसे प्रबंध बनाते हैं, क्या योजना बनाते हैं, किन किन लोगों को आपस में शामिल करते हैं, तो ये एक मॉडल बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले जो इसका जो ऊपर का पार्ट होगा, पहले स्टेप जो होगा वो यही होगा, सीखने का प्रबंध, मैनेजिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वयं अपने सीखने का प्रबंध बनाएंगे कि क्या हमको सीखना है, ठीक है, किस तरीके से हमको सीखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम सहयोग लेंगे, जो हमने आपको बताया था कि जो सामाजिक, अभी हमने सामाजिक अवयव इसके पीछे पढ़ाया था, तो सहयोग में आपके अध्यापक आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, ठीक है, कई लोग आ जाएंगे। इसमें इन स्टेपों को आगे पीछे हम कर सकते हैं। पहले सहयोग ले लिया, फिर योजना बना ली, या पहले हमने योजना बना ली कि हमको काम करना है क्या, फिर हमने किसी की हेल्प ले ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपस में करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला इसका स्टेप पूछा जाएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में इसके स्टेप नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि जो गत्यात्मक मॉडल का जो पहला स्टेप या शीर्ष पर कौन सा होता है, तो सबसे पहले हो जाएगा मैनेजिंग माई ओन सेल्फ, ठीक है, तो सीखने का प्रबंधन, ठीक है। तो ये पहला आएगा। इसके बाद सीखने का प्रबंध स्वयं हम मैनेज करते हैं कि हमको क्या सीखना है। इसके बाद हम किसी की हेल्प ले लेते हैं, टीचर की ले लेंगे या पेरेंट्स की ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग, योजना बनाते हैं, ठीक है। योजना क्या बनाएंगे, हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या हमको करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद विषय वस्तुओं को, उनमें कि कौन कौन सी पाठ्य वस्तु, कौन सी विषय वस्तु को हमको पढ़ना है, कौन सी विधि पढ़ना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो सारी उन चीज़ों को करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कार्य को पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। जो हमने सोचा था कि मान लीजिए हमको आज ये इसका ऑटोनॉमी मॉडल पढ़ना है, लर्नर्स ऑटोनॉमी मॉडल पढ़ना है, तो पहले हमने क्या किया, मैनेजिंग किया कि हमको पढ़ना क्या है, स्वनिर्देशित। आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ डायरेक्शन, मतलब कि हम स्वनिर्देशित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी की हेल्प ली कि किस तरीके से पढ़ें, योजना बनाया, किसी से पूछ लिया कि मॉडल कैसे बनता है। इसके बाद हमने विषय वस्तु पद्धति को चुना कि किस पद्धति से पढ़ेंगे, कि हम स्वयं कोई किसी बुक से पढ़ेंगे, कि गूगल से देख के पढ़ लेंगे, कि कहीं पे हम राइट करके मान लीजिए किसी टीचर से जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, हमारा टास्क पूरा हो गया। तो यहाँ पे ही हमको स्वयं सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कोई अध्यापक नहीं होता है पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे, स्वयं हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। बीच में हम स्वयं निगरानी यानी मॉनिटाइजिंग भी करेंगे, मॉनिटाइज भी होंगे। तो हम निगरानी करते हुए, अपने ऊपर स्वयं निगरानी करते हुए कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पूर्ण समर्पित से कर रहे हैं, उसमें हम कोई वो क्या बोलते हैं कि उसमें कोई हम चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, अपने स्वनिर्देशित होके, ठीक है। जब हम स्वयं तत्पर हो रहे हैं कोई चीज़ के लिए, तो जो मोनेटाइज भी होंगे वो भी हम खुद ही होंगे, मोनेटाइजिंग भी हम खुद ही करेंगे।
इसके बाद हम उसका मूल्यांकन भी करेंगे और इसमें हम स्वयं को यहाँ पर जो फीलिंग्स की बात की थी हमने, संज्ञानात्मक भावनाओं वाले अवयव की, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी कि जो हम विषय वस्तु को चुन रहे हैं उसमें स्वयं को समझना, स्वयं को प्रेरित करना, ठीक है, अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना स्वयं को, क्योंकि कभी कभी हमें पढ़ाई करते करते एकदम से क्या हो जाता है, हमारा मनोबल डाउन हो जाता है, हमको लगता है कि नहीं पढ़ना है, हमको कभी कभी दिमाग टेंशन में हो जाता है तो लगता है नहीं पढ़ना है। तो स्वयं हमको अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है और स्वयं अपने को मोटिवेट भी करना है, तो स्वयं समझना है, अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना और अपने आप को प्रेरित भी करना है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये एक मॉडल है, लेकिन सबसे पहले इसमें फर्स्ट यही होगा। अगर ये मॉडल कहीं भी आप देखेंगे तो इसमें यही होगा, केवल इसका जो काम होता है केवल इतना ही होता है कि अपने स्वप्रयास से सीखना, और स्वप्रयास से सीखा गया काम सबसे बेटर होता है और वो हमारे दिमाग से कभी भी नहीं हटेगा। आपने रियल लाइफ में भी कभी देखा होगा कि जब आप किसी काम को करते हैं और स्वयं अपने मन से करते हैं तो वो काम आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है करने का फिर भी आप कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल, और स्वायत्तता का हम आपको अर्थ बता चुके हैं। इस वर्ड को आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये एक नया वर्ड है। इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि शिक्षार्थी की अपने स्वयं की क्रियाओं पर स्वयं का नियंत्रण हो, वो किसी और के अंडर में ना हो, टीचर उसको प्रेरित ना करे, टीचर उसको मोटिवेट ना करे, वो स्वयं सारी चीज़ें पढ़ाई के तौर पर खुद करे, ठीक है। तो ये आज आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 के पार्ट बी की, ठीक है। थैंक यू।